हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, जिसमें कि आज हम एक नए टॉपिक के बारे में वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में हर ईयर बनता है आपका क्वेश्चन। तो जो है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो देखिए, रोटेशन रिजिड रोटेटर जो होता है उस पर आपका बेस्ड आपके जो डेरिवेशन है वो बनते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ये रोटेशन स्पेक्ट्रम मैं इस लेक्चर में जितना करा दूंगी आपके लिए सफिशिएंट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाता है जो मैं आपको आज इस क्लास में बताने वाली हूँ। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो अगर रोटेटर से, रोटेशनल स्पेक्ट्रम से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको उतार के चले आइएगा, और पूरे में से पूरा नंबर ना मिला तो मुझे कहिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग rigid rotator and non-rigid rotator। तो a rigid rotator means a diatomic molecule which rotates so that, यानी कि एक रिजिड रोटेटर का मतलब क्या होता है कि एक डायाटॉमिक आपका मॉलिक्यूल, डाया यानी दो, यानी कि एक डायाटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, विच रोटेट, जो कि रोटेट करता है, सो दैट, इसलिए, द इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड डज नॉट चेंज्ड, जो इसके अंदर के इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड, जो इसके इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन, जब रोटेशनल मोशन करता है तो इनके जो, अब ये देखिएगा, याद रखिएगा, अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि रिजिड रोटेटर क्या होता है तो आप यही लिख कर आएंगे कि एक डायाटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है जो कि रोटेट करता है, रोटेट करते वक्त उसके जो इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड है वो चेंज नहीं होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड रोटेटर कहते हैं। दैट्स इट। अब देखिएगा, अब नॉन रिजिड रोटेटर क्या होता है, मे बी डिफाइंड इज, हम डिफाइंड कर सकते हैं, और रोटेटिंग सिस्टम एक घूमता हुआ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मास पॉइंट, 2 मास पॉइंट को कंसिस्ट करता है, विच आर ज्वाइंटेड बाय अ स्प्रिंग, जो कि एक स्प्रिंग के द्वारा क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है। यानी कि 2 मास ले लीजिएगा, एक स्प्रिंग ले लीजिएगा, वो ऐसे ज्वाइंटेड होंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रोटेटिंग, क्या कहते हैं, नॉन रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर कहा जाता है। सो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके डेरिवेशन पे चलते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ये रोटेटर यानी कि रिजिड रोटेटर का ऐसा फिगर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि चेंज नहीं हो रहा है, उसका इंटर जो न्यूक्लियर बॉन्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहे हैं ये वाले। तो यहाँ से देखिए रोटेशन दिखाया गया हुआ है, चेंजेस नहीं दिखाया गया है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर 2 मास हैं, ए एंड बी, दोनों एक स्प्रिंग के थ्रू क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ये भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ पर इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गई, सिंपल सी थी। अब जो आती है काम की बात, देखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पिछले ईयर पूछा गया है, वो वही क्वेश्चन मैं उतार कर लेकर आई हूँ कि देख लीजिए आप लोग क्या पूछा हुआ है, मैं क्या लिखवा रही हूँ, आएगा कि नहीं आएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज अ रिजिड रोटेटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है क्या, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि रिजिड रोटेटर को कंसीडर कीजिएगा, फिर आप डिराइव कीजिएगा इसके एक्सप्रेशन को, और कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, फॉर किसके लिए होना चाहिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए होना चाहिए। इस तरीके के आपको क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे एग्जाम में। सिमिलर क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, ये तगाइत हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन ना आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा पूछेगा, कैसा भी पूछेगा, आपको यही लिख के आना है, चाहे जैसा मन तैसा पूछे वो। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे, 2 पहले तो रिजिड रोटेटर लेंगे, जिसमें कि 2 क्या होते थे आपके, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते थे। तो ये ए एंड बी क्या हो गया आपका, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर एक मैंने क्या ले लिया, वर्चुअल एक लाइन ड्रॉ किया, जिसमें कि यहाँ से हमने
दर्शा दिया है कि ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यहाँ पर एक सेंट्रल ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इन दोनों के मास यहीं पर तो केंद्रित होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, देन ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए अब कोई भी मास हो गया, ऐसे ही पेन हो गया, ओके ये पेन हो गया। अब देखिए इसको मैं जब बीच से, वेट अब यहाँ पे मुझसे हो नहीं पा रहा है, बट वेट करिए थोड़ा हो जाएगा। कैसे मैं करूँ, हाँ जी यहाँ पर देखिए अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ये जहाँ मैं पकड़ी हुई हूँ यहाँ से ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये इसके जो टोटल भार हैं वो इसी बिंदु पर क्या हो रहे हैं, केंद्रित हो रहे हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये इसका मिडिल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, ड्रॉ करेंगे फिगर। ये सिंपल सी फिगर थी। इफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी अ रिजिड रोटेटर लाइक अ रिजिड डम्बल ज्वाइंट अलोंग इट्स, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं किसी भी ये रिजिड रोटेटर के रूप में, लाइक जो कोई ये डंबल यानी कि दो रिजिड रोटेटर हो गए या ज्वाइंट क्या हो गए या अलोंग इट्स लाइन, एक लाइन या एक लाइन के द्वारा दोनों क्या होंगे, जुड़े होंगे, ऑफ सेंटर बाई अ बॉन्ड इक्वल इन लेंथ, और एक सेंटर से दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, टू द डिस्टेंस आर बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी कि जो आर डिस्टेंस है वो कहाँ से है, न्यूक्लियाई ए से न्यूक्लियाई बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। अब यहाँ से अगर कह दिया जाए तो यहाँ से कुछ आप x1 x2 मान सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सो देन द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अराउंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई आर। अब ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने बनाया हुआ है वही सब लिखा हुआ है कि हाँ मैंने दो डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया जो कि एक लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं दोनों आपस में, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मिडल में है, देन ये इनके बीच की डिस्टेंस आर है और ये मिडल से डिस्टेंस भी इक्वल होंगे, ये सभी इसने मेंशन किया हुआ है। तो मेन आपका जो आता है वो यहाँ से इन सभी ये थियोरी से आप क्या लिख सकते हैं, ई आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे कोष्टक में जे प्लस 1, एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, जे इज इक्वल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गया जहाँ पर जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 इनफाइनाइट टर्म्स तक, आई इज इक्वल टू अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग रोटेशनल एक्सिस। किसी भी रोटेशनल एक्सिस के थ्रू क्या लगता है, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल ऑफ कोष्टक आर का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, वेयर जहाँ पर m1 एंड m2 आर दी masses ऑफ एटम a एंड b एंड यूज दी reduces मास ऑफ a एंड b। समझ में आ गया, इतनी सिंपल सी बात। अब देखिएगा जो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये सभी जिसको लर्न ना हो तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इस डेरिवेशन के लिए यूज़ होने वाले हैं। अब आप निकालने चले बैठेंगे तो ये डेरिवेशन वैसे ही 2-3 पेज का है, वो भी ये 10 पेज का हो जाएगा। तो ये सभी ये टर्म्स डायरेक्टली लिखे जाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी, वी नो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज द पॉइंट विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए m1 एंड m2 दो क्या है आपके मासेस हो गए हैं, जिसमें यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, दोनों के डिस्टेंस r है न्यूक्लियाइज के, और इसको हाफ ऑफ द डिस्टेंस करेंगे तो r1 एंड r2 हमने मान लिया हुआ है, ये रोटेट कर रहा हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा।
तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब r1, अब देखिए r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, ये तो सभी लोग जानते हैं कि r कैसे बनेगा, जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ही ये पूरा आएगा। तो वहीं से तो R2 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस R1 हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ से देखिएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R है। अब R2 निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो R माइनस R1 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ देखिए m1r1 इज इक्वल टू m2, अब देखिए r2 की जगह पर ये पूरी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो r माइनस r1 हो जाएगा। m1r1 इज इक्वल टू m2r माइनस m2r1, तो m1r1 प्लस m2r1 इज इक्वल टू m2r हो जाएगा। तो r1 जो हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा R1 हो जाएगा, तो R1 दोनों में है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। R1 कॉमन लेने के बाद हम लोग अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बचेगा, जिसको हमने नीचे ले आया हुआ है। तो ये वाला सेम इट इज इट, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद R1 m1 एंड m2 बचेगा, जो कि ये नीचे आ गया है। R1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब सिमिलरली हम लोग R2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1r अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू m2 आ रहा था तो R2 में m1 आ जाएगा, यही है अंतर बस। तो यहाँ से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन जो था हमारा वो देख लीजिए एक बार, ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या देखेंगे, आई इज इक्वल टू m1 m2 होल ऑफ दिस स्क्वायर, आर इसका स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब उस इक्वेशन 2 में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, r1 और r2 की वैल्यू ना, r1 एंड r2 की, तो यही बनेगा। तो m2 इज इक्वल टू m1 का होल ऑफ दिस स्क्वायर, r2 का r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा i इज इक्वल टू m1 m2 आर स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए एलसीएम हम लोगों ने लेकर इसको ऐड कर दिया हुआ है, यही आया हुआ है। यहाँ से ऐड करने पर हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से m1 m2 आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ये m1 प्लस m2 बच जाएगा। तो यहाँ से वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m1 m2 आर का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से ये बच जाएगा। ओके, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, m1 m2 r का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर ये r स्क्वायर नहीं रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। ओके, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो बना लीजिएगा। अब देखिए ये जो था आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको म्यू मान लेंगे, ये रिड्यूसेस मास हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। नाउ दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। अब एंगुलर मोमेंटम, जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल का एंगुलर मोमेंटम होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। दी एंगुलर मोमेंटम, देखिए दी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होल वैल्यूज हुज वैल्यूज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट जे, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, एल इज इक्वल टू अंडर रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पर जे आपका क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। द रोटेशनल एनर्जीज, अब रोटेशनल एनर्जी सभी लोग जानते हैं, ई आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। समझिए, आई अपॉन आई का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया अगर हमने, तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आई का, ये तो फॉर्मूला होता है। अब आई का हमने मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 2i हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ई आर इज इक्वल टू 1/2i। अब आई ओमेगा क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो ये 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट जे। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला से लिया जा रहा है एल की वैल्यू, ये जो है, अब ये एल की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू को रखेंगे।
तो ई आर इज इक्वल टू, अब 1/2i हम लोगों ने ऐसे ही रखा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो एल ही आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखेंगे, √j+1h/2 है कोष्टक में होल ऑफ द स्क्वायर। ई आर इज इक्वल टू j+1, अब यहाँ से देखिए स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि h/2 अंडर रूट में नहीं है, तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो j+1/2i। अब यहाँ से देखिएगा h²/2 पाई स्क्वायर, तो ई आर इज इक्वल टू j+1h², अब यहाँ से देखिए 4×2 = 8 पाई स्क्वायर आई। इक्वेशन ए लेट कर लीजिए इसको आप लोग। इक्वेशन ए इज नोन एज अ रोटेशनल एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर। यही आपकी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो जाएगी रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटेटर के लिए। शो करके दिखाना होगा कि कैसे आया। पुटिंग जे इज इक्वल टू, अब देखिए उसी इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, जो अभी इक्वेशन ए हम लोगों ने माना हुआ था उसी इक्वेशन में जे की जगह पर 0 1 2 3 आप लोग पुट कर लीजिएगा, 2 3 तक। वी गेट, अब देखिए रोटेशनल एनर्जी लेवल हमें क्या मिल जाएगी, 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0, फिर 1 पुट करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, आप लोग पुट करके देख लीजिएगा। 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, यही आपकी हो जाएगी रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो यहाँ से हो गया। अब सिलेक्शन रूल क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम का जो है सिलेक्शन रूल बताइए 5 मार्क्स में। तो एक साथ भी पूछा जाता है और कभी कभी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही अटैच करके पूछ लिया जाता है, और या फिर चांस ज़्यादा होता है कि अलग से पूछा जाए। तो सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एज वेल इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन ड्यू टू अ ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस बिटवीन एनर्जीज लेवल। यानी कि कोई भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो या फिर मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम हो, वो कैसे कंटेन करेगी, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो ही स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा या फिर मॉलिकुलर। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, मॉलिकुलर, ये फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है, देखिए वहाँ पर इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर को। तो सच ट्रांजिशन कैन अकर ओनली ए डिफिनेट, तो यहाँ से देखिएगा डिफिनेट एनर्जी या लेवल्स के बीच में ये ट्रांजिशन क्या करते हैं, अकर करते हैं, एंड नॉट बिटवीन जस्ट ओनली 2 एनर्जीज लेवल। यानी कि केवल कह लीजिए कि अगर कोई कह दे कि केवल 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक या मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 डेफिनेट एनर्जी लेवल हैं, यानी कि कोई कंडीशन लगाया गया है, यानी कि ये डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होने चाहिए जिनके बीच में क्या करिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, तभी कहलाएगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। या फिर और किसी भी आप एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करा के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से स्पेक्ट्रम है, या फिर कोई स्पेक्ट्रम हो ही ना, कोई स्पेक्ट्रम ना ही निकले, तो ये ऐसी बात होती है। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिएगा द रेस्ट्रिक्शन दस अप्लाई ऑन द ट्रांजिशन आर, देखिए अब देखिए यहाँ पर सर्टेन रूल्स दिए गए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन रूल कहते हैं। मेन टॉपिक पे चलते हैं। इफ़ दी सिलेक्शन रूल, अब यहाँ से देखिए यही 2 है जो सिलेक्शन रूल है इस पूरे, यानी कि 5 मार्क्स में देगा तो आपको बस यही दोनों लिख कर आना है, और ये 3 मान लीजिए ये पूरा लिख कर आना है, यहाँ से ऊपर वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इफ़ दी सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 हो, क्या हो, +-1, यहाँ पर प्लस ही होगा। फॉलोड द ट्रांजिशन कैन अकर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। यानी कि जब डेल्टा जे की वैल्यू आपकी +-1 हो, +-1 होगा, डेल्टा जे की वैल्यू +-1 हो, तो ये कैसा ट्रांजिशन फॉलो करेगा, एक अलाउड ट्रांजिशन को फॉलो करेगा। अब अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं, ये सभी आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। If the selection rule delta z is equal to +-1 are not follow, अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या नहीं फॉलो करेगा, ट्रांजिशन कैन नॉट टेक प्लेस।
ये ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर जिस भी स्पेक्ट्रम की डेल्टा जे की वैल्यू +-1 नहीं होगी तो वो कोई भी ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं करेगा, यानी कोई भी ट्रांजिशन नहीं रखेगा। इस कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे। तो द सिलेक्शन रूल आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ चेंज इन क्वांटम नंबर फॉर द अलाउड ट्रांजिशन। हम लोग छोटे से भाषा में क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन को, अरे सॉरी, सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारा, क्वांटम नंबर का क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशन होता है। एग्जाम्पल जैसे प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन, द सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है, +-1। तो यही टोटल आपकी थी, क्या थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पूरी क्लास ये आपकी ये एंड होती है। इसमें से एक टॉपिक भी बाहर नहीं जाने वाला है एग्ज़ाम की, बस एक लेक्चर एग्ज़ाम में 20 मार्क्स गेन करिए, 20 to 50 मार्क्स, क्योंकि अगर सिलेक्शन रूल अलग से आ गया तो उसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो डोंट वरी, बस आप प्लेलिस्ट सेव करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि कौन सी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं यही सब अपलोड करती हूँ जो कि ये 100% एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। एक भी क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होगा, आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। जितना मैं प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ, पढ़ रहा है प्लेलिस्ट में, आप बस देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा, बस इतना काम करना है आपको। आप 100% एकदम अच्छे नंबर ले आएंगे। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपकी वीडियोस मिलती हैं इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सो तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।